ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। और एक मिनट, क्योंकि बीच बीच में फिर क्या होता है ना कि कभी कभी वो तुम्हारे फोटो भी आ जाते हैं, तो मैं उसको पिन कर देता हूँ। चलो शुरू करते हैं अपन। तो मैं एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन अपन देखेंगे कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट को कैसे अपन बताएंगे। ये तो अभी हैंग होना शुरू हो गया। हैंग हुआ ना? रुको 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 एक मिनट। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। और एक बार मुझे गिवन है दैट इज CH3 CH, ये CH2 डबल बॉन्ड गिवन है अपन को, और CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इन दोनों में से अपन को स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं, विच इज मोर स्टेबल, है ना? इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है वो बता सकते हैं। सर कैमरा बंद हो गया सर। हाँ हाँ हाँ, कैमरा ही अपने आप बंद हुआ। ये तो अपने आप ही बंद हुआ था। चलो देखते हैं। ठीक है, मैं मतलब अब अगर कुछ गड़बड़ होगा तो एक्चुअली मैंने कैमरा और लैपटॉप को काफी दूर दूर रखा हुआ है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी की वजह से वो जूम हो जा रहा था। दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती थी, वो क्रैश मतलब करती थी, तो दोनों इंटरफेयर करने की वजह से मैंने दूर दूर रखा हुआ है। वो लैपटॉप अलग रखा हुआ है, इसको अलग रखा हुआ है। अब अगर कुछ होगा तो मैं दोनों को चेक करूंगा। मैंने माइक भी कैमरा का यूज किया, अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन चेंज कर लेंगे। चलो अभी अपन इसको देखते हैं। इसमें अपन कहेंगे, अगर मान लो इसको अपन ए ले लेते हैं और इसको अपन बी ले लेते हैं, ठीक है ना? अगर अपन इसको ए लेते हैं और इसको बी लेते हैं, तो अपन कहेंगे दोनों में से ज्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है। अगर डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा तो ऑर्बिटल मिक्सिंग होगी। इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब देयर इज नो ऑर्बिटल मिक्सिंग, और अगर ऑर्बिटल मिक्सिंग होता है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है मॉलिक्यूल्स में। सो विल राइट दैट, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ बी, राइट ना? तो स्टेबिलिटी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन बी ड्यू टू कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, एक बात हो जाएगा। दूसरा अपन लिखेंगे, एक तो अपन इसमें स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं, दूसरा अपन कहेंगे अगर मान लो इसका नंबरिंग करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसमें नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। यहां पर कॉन्जुगेशन की वजह से अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, भाई कॉन्जुगेशन की वजह से मैं ऐसे लिख सकता हूं, ड्यू टू कॉन्जुगेशन। सो ड्यू टू कॉन्जुगेशन अगर अपन चेक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, कॉन्जुगेशन से क्या फर्क पड़ेगा? तो विल से दैट ड्यू टू कॉन्जुगेशन इसमें ना क्या होगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। तो अपन इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाएंगे तो द रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी लाइक दिस। ऐसा अपन इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे।
लेकिन इसमें ऐसा कोई रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बनेगा, राइट ना? अगर इसमें कोई ऐसा रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बनेगा तो मैं ये बोल सकता हूँ ये कार्बन 1 2 3 4 था और 5, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 2 3 में थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, थोड़ा सा। लेकिन यहां पर 2 और 3 में प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, क्योंकि यहां पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ठीक है। अभी ठीक है? अभी ठीक है? यस सर। अब मैंने उसकी सेटिंग थोड़ा चेंज किया, इसमें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर चेक करेंगे कुछ, मतलब अगर होगा तो अपन चेक करेंगे। तो C2 C3 क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन होगा, अगर यहाँ पर कॉन्जुगेशन है ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो अपन उस केस में कहेंगे, अपन कहेंगे भाई इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, उस वाले में पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि वो कॉन्जुगेशन नहीं। तो C2 और C3 ऑफ A इज, मतलब यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो डबल बॉन्ड तो छोटे बॉन्ड होते हैं, तो अगर डबल बॉन्ड छोटे हो गए तो अपन कहेंगे लेस देन C2 एंड C3 ऑफ B माने। तो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि यहाँ तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, और यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा तो यहाँ पर C2 C3 आएगा। तो ड्यू टू कॉन्जुगेशन इन दिस वी आर एबल टू राइट दैट की बॉन्ड लेंथ चेंज होगा, तो बॉन्ड लेंथ चेंज भी बता सकते। फिर यहाँ पर तो अब अपन ऐसे भी बोल सकते हैं फिर तो कि भाई अगर यहाँ पर प्योर डबल बॉन्ड से पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और यहाँ तो प्योर डबल बॉन्ड है, भाई यहाँ तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है ना, तो यहाँ तो अपन कहेंगे प्योर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर रेजोनेंस फिनोमेना नहीं है, तो यहाँ पर प्योर डबल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ तो पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो प्योर डबल बॉन्ड हमेशा छोटा होगा पार्शियल डबल, तो अपन बोल सकते हैं दैट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ C1 C2, ये C1 C2 ऑफ A की बात करते हैं, C1 C2 ऑफ A इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड, so that will be greater than C1 C2 of B which is a pure double bond। तो इसमें तो पार्शियल डबल बॉन्ड था ये, so A has a this is a partial double bond, है ना? और तो वहां पर ठीक है ना, A is a partial double bond, और अपन इसको बताएंगे कि this will be a pure double bond, pure double bond होगा तो छोटा होगा partial double bond, we can write that। ठीक है, तो अपन उसमें बता सकते हैं।
तो अपन को जहां तक कॉन्जुगेशन होगा उस पार्ट में अपन को डबल बॉन्ड के चेंज बताने हैं रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से, रादर देन कि हम किसी और फैक्टर को चेक करें, हम रेजोनेंस फैक्टर को चेक करें। तो एक तो अपन इसमें ऐसे बता सकते हैं कि भाई देखो रेजोनेंस फिनोमेना से कैसे बॉन्ड लेंथ चेंज हो रहे हैं, अपन ने वो पार्ट पढ़ा। सेकेंड पार्ट, अगर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड ऐसे CH2 है, और इसमें एक दूसरा एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये है और एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये है, ठीक है। अब इस वाले मॉलिक्यूल में वैसे और भी फैक्टर्स काम कर रहे थे, लेकिन हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट पे। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम अभी सिर्फ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे इन द मॉलिक्यूल, उससे क्या क्या चेंजेस आएंगे वो चेक करेंगे इन द मॉलिक्यूल, हम क्या क्या सोचेंगे वो पता। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, मेरे पास बेंजीन भी गिवन था और इस बेंजीन में भी अपने पास ऐसे डबल बॉन्ड थे, वो अपन ने पढ़ा। बेंजीन में अपन को पता है कि भाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है, ये वाला पार्ट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है वो 1.30 एंगस्ट्रॉम यूनिट 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है, ठीक है, 1.20 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। But in benzene, all the bonds are benzene, all the carbon-carbon bond lengths, carbon-carbon bond lengths are 1.4 एंगस्ट्रॉम। तो अगर 1.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट आएगा तो अपन कहेंगे अच्छा ये तो 1.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट इसलिए आ रहा होगा क्योंकि बेंजीन में देयर इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड, वहां इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, तो इन ऑर्बिटल के बीच में इतना ज्यादा फास्ट कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, रेजोनेंस फिनोमेना हो रहा होगा, तो वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि कहां पर डबल बॉन्ड है और कहां पर सिंगल, कहां पर डबल बॉन्ड है और कहां पर सिंगल बॉन्ड है, हम उसे डिसाइड नहीं कर पाते। सो वी आर एबल टू टेल कि भाई इस केस में विल हैव द only one type of bond, that will be carbon carbon double bond, which will be smaller than this but larger than this। मतलब जो सिंगल बॉन्ड था जिसको 1.54 होना चाहिए था, वो पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो छोटा हो जाएगा, और जो प्योर डबल बॉन्ड था वो पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो वो डबल बॉन्ड, जो प्योर डबल बॉन्ड था वो बढ़ जाएगा, तो वो प्योर मतलब फिर पार्शियल डबल बॉन्ड में वो भी कन्वर्ट होगा प्योर डबल बॉन्ड जो रहा। तो वी कैन राइट। अब अपन कहेंगे इस केस में द बॉन्ड लेंथ चेंजेस बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। बॉन्ड लेंथ चेंजेस ड्यू टू रेजोनेंस, राइट, बॉन्ड लेंथ चेंजेस ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये चेंज कैसे हो जाए, अब अपन चेक करते हैं इसमें। इसमें क्या होगा कि अपन को पता है दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइन, अपन ने पढ़ा भी था ये कल। इसमें भी अपन को पता है इट विल बी लाइक दिस, यहाँ भी कॉन्जुगेशन होगा, और अगर कॉन्जुगेशन होगा तो इसमें मैं ऐसे लिखूंगा that conjugation will be CH2, अपन पॉजिटिव चार्ज लिख लेते हैं, यहाँ पर CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे अपन ने कल पढ़ा था यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर ये और ये स्ट्रक्चर, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, ये 1 है और ये 2 है। अगर 1 और 2 में अपन कंपेयर करेंगे तो 1 का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है 2 के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस आ रहे हैं। अपन को पता था यहाँ पर रेजोनेंस फिनोमेना हो रहा है, जबकि यहाँ पर मेसोमेरिक फिनोमेना, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर मेसोमेरिक है और वहां पर रेजोनेंस फिनोमेना है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स तो हो रहा है, लेकिन उसमें चार्जेस अपीयर हो रहे हैं। अगर चार्जेस अपीयर होंगे तो अपन कहेंगे इसमें स्टेबिलिटी जो होगा, स्टेबिलिटी ऑफ, है ना, of 1 is very very large as compared to, relatively अपन चेक कर रहे हैं कि अपन दोनों का अगर स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, अगर अपन चेक करेंगे, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड भी कम है और चार्जेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंपाउंड विल रिमेन इन दिस, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी का डिफरेंस ज्यादा है तो लाइफ ऑफ दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी ज्यादा लाइफ होती है एज कंपेयर टू दूसरा, बिकॉज वो आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, नो डाउट। लेकिन जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी लाइफ ज्यादा होगी, उस फॉर्म में वो मॉलिक्यूल ज्यादा देर तक रुकेगा, फिर वो इसमें कन्वर्ट होगा, फिर इसमें जाएगा, इसमें ज्यादा देर रुकेगा, इसके कंपेयर। अगर ऐसा हुआ तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर आप मुझसे ये कहोगे कि इसमें नो डाउट देयर इज अ कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन की वजह से मेरे पास ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की वजह से मेरे पास रेजोनेंस हाइब्रिड बना, दिस इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। अब रेजोनेंस हाइब्रिड में अगर इसका ही रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो मैंने चार्जेस इसलिए नहीं लिखे, बिकॉज वो जैसे इधर कर सकते हैं वैसे अपन इस तरफ भी कर सकते हैं कि भाई इसको यहाँ ट्रांसफर कर लो, ये वाला पॉइंट यहाँ, वैसे भी कर सकते हैं, तो आपके पास चॉइस है। बट इफ यू राइट दिस तो अपन को पता है यहाँ डेल्टा नेगेटिव लिख लूंगा और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव लिख। अब मैं क्या करूंगा, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन, अगर इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है ये वाला डबल बॉन्ड में तो कन्वर्ट होता है सेकंड, ये सिंगल बॉन्ड, लेकिन बहुत कम टाइम, और ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में तो कन्वर्ट होता है लेकिन बहुत कम टाइम, ज्यादा टाइम के लिए तो इसमें क्या रहेगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इसमें ज्यादा टाइम के लिए क्या रहेगा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब बॉन्ड्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स होते हैं ऑलमोस्ट मॉलिक्यूल में भी उसी टाइप के बॉन्ड्स होंगे। अपन इसमें अपन को दिख रहा है कि आप इसमें कॉन्जुगेशन बना के मुझे यहाँ डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड दिखा रहे हो, यहाँ सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड दिखा रहे हो, और रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना रहे हो, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि यहाँ पर सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल हो। मैं कहूंगा यहाँ ये वाले कार्बन बॉन्ड लेंथ तो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये वाला कार्बन इस कार्बन के बॉन्ड लेंथ के बराबर नहीं होने वाला मिक्सिंग से, मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं हो। द रीजन इज क्योंकि मॉलिक्यूल हमेशा इस फॉर्म में रहना चाहेगा, नॉट इन दिस फॉर्म। नो डाउट इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, रेजोनेंस एनर्जी अपन को पता है 6 किलो कैलोरीज लिबरेट होता है, एनर्जी लिबरेट हो रही है, इसका मतलब कॉन्जुगेशन फिनोमेना, मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का फिनोमेना तो है, ये तो अपन को पता है। लेकिन अगर हम चेक करेंगे तो इन दोनों में स्टेबिलिटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से अपन कहेंगे जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है बॉन्ड्स उसी टाइप से रहेंगे, मतलब यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत कम आएगा, मान लेते हैं अपन को अच्छे से क्योंकि पता भी है। तो अगर अपन कहेंगे भाई देखो हमें ये पता है कि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होगा वो 1.34 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो है सिंगल बॉन्ड है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये अपने पास बॉन्ड लेंथ आपको बता रखे हैं मैंने कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितने होते हैं वो हमें पता है। तो अगर मैं चेक करूंगा कि यहाँ पर जैसे उसमें हो गए सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गए, तो ऐसा इसमें नहीं होगा बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो अपन कहेंगे इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तो अगर अपन एक्सपेरिमेंटली चेक करें तो इसका बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 1.47 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब नो डाउट यहाँ कॉन्जुगेशन की वजह से थोड़ा सा पार्शियल बॉन्ड तो बना, लेकिन इतना चेंज नहीं आया। यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, मतलब प्योर डबल बॉन्ड से पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ 1.54 जो अपन को गिवन है, जो कि 1.54 होना चाहिए था, एक मिनट, ये डबल बॉन्ड में चेंज आया, मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था क्योंकि वहां भी चेंज आ रहा है, यहाँ पर चेंज 1.47 है, मतलब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गया डबल बॉन्ड की वजह से। अब इंक्रीज थोड़ी हो जाएगा ये बहुत ज्यादा, तो ये डबल बॉन्ड था, अपन होना चाहिए था कितना 1.54 इतना होना चाहिए था ये वाला बॉन्ड, लेकिन कितना हो गया 1.47, मतलब ये बॉन्ड लेंथ में सिंगल बॉन्ड था तो इतना था अपने पास, और डबल बॉन्ड आया अपने पास तो वो थोड़ा सा छोटा हो गया, तो अपन ने थोड़ा छोटा। अब अपन कहेंगे ठीक है, अगर यहाँ पर बॉन्ड लेंथ छोटा हुआ, सिंगल बॉन्ड से ये छोटा हो गया, तो इसमें क्या चेंज आया, क्योंकि इसको भी चेंज आना चाहिए भाई, ये भी तो 1.34 था, तो अपन कहेंगे इसमें कितना चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हो आप, तो इसमें भी थोड़ा चेंज आना चाहिए, तो अपन कहेंगे इसमें भी चेंज आया, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, तो 1.354 एंगस्ट्रॉम। यहाँ थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ तो बढ़ा, लेकिन इतना बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। सो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अगर बॉन्ड लेंथ, अगर दोनों स्ट्रक्चर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है बॉन्ड भी ऑलमोस्ट उसी टाइप के होते हैं। इसका मतलब है इन कार्बन्स में डबल बॉन्ड जैसे ही रहेगा, थोड़ा चेंज होगा मिक्सिंग की वजह से, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर
थोड़ा चेंज होगा, लेकिन वैसे नहीं बनेगा कि सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल हो। अब ये चीज अपन क्या डायरेक्टली मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर कभी किसी मॉलिक्यूल में मेसोमेरिक फिनोमेना है तो उसके बॉन्ड लेंथ कभी इक्वल नहीं, क्योंकि मेसोमेरिक फिनोमेना में चार्जेस अपीयर होंगे या चार्जेस डिसअपीयर। अगर चार्जेस अपीयर होंगे तो स्टेबिलिटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा चार्ज वाले मॉलिक्यूल में और न्यूट्रल में। इनमें स्टेबिलिटी डिफरेंस हमेशा ज्यादा होगा, इसलिए कभी भी ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें मेसोमेरिक फिनोमेना हो रहा होगा उसमें अपन बॉन्ड लेंथ कभी इक्वल नहीं बताएंगे। तो यहां पर मुझे तभी पता चल जाएगा, अच्छा इसमें कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन अगर कॉन्जुगेशन शो करूंगा तो मेसोमेरिक आएगा। मेसोमेरिक आएगा मतलब बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगी। हाँ, अगर रेजोनेंस फिनोमेना आ रहा है तो फिर उस केस में बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं, अगर सेम टाइप ऑफ एटम में रेजोनेंस फिनोमेना चल रहा है तो, राइट ना। तो अपन हमेशा अगर रेजोनेंस फिनोमेना है, सेम टाइप ऑफ एटम्स है, बॉन्ड लेंथ इक्वल। रेजोनेंस फिनोमेना नहीं है, सारे के सारे इधर कार्बन कार्बन थे एटम्स, तो बॉन्ड लेंथ कभी इक्वल नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा। ऐसे अपन बता सकते हैं स्ट्रक्चर्स में। अगर मेसोमेरिक हो रहा है और रेजोनेंस हो रहा है तो अपन क्या बताएंगे, मेसोमेरिक क्या हो रहा है तो क्या बताएंगे अपन बॉन्ड लेंथ में, वो आप देख सकते हैं। सो लाइक दैट थोड़ा सा अपन बॉन्ड लेंथ से बता सकते हैं। और रेजोनेंस और मेसोमेरिक, तो अगर कहीं मेसोमेरिक हो रहा है तो अपन को पता रहेगा कि कहाँ मुझे बॉन्ड लेंथ इक्वल बता रहे हैं, कहाँ नहीं बता रहे। दूसरा स्ट्रक्चर एग्जांपल अपन ले सकते हैं। सपोज मेरे पास ऐसे, अब एक चीज मैंने आपसे कहा कि भाई ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH है और CH यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर CH, और B मेरे पास, इसको A ले लेता हूँ, इसको B ले लेता हूँ, मैं दोनों कंपाउंड में कंपेयर कर लेता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH2 और CH पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं है। तब स्टेबिलिटी तो नो डाउट इसका बहुत ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड, यहाँ डीलोकलाइज होगा। ऐसे दो एटम जो डबल बॉन्ड होल्ड करते हैं उससे पॉजिटिव चार्ज अटैच, उस कार्बन एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर डीलोकलाइजेशन होगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं, नॉट रेजोनेंस। तो अगर रेजोनेंस स्टेबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, अपन कहेंगे इस केस में ये चार्ज जो अपने पास आएगा, अपन कहेंगे इसमें स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो मैं बताऊंगा ए इज मोर स्टेबल देन बी। ये स्टेबिलिटी अपन बता, स्टेबिलिटी, ठीक है ना, ए इज मोर स्टेबल देन बी अपन बता सकते। ब्लर दिख रहा है, लेकिन मेरे स्क्रीन पे तो बिल्कुल एकदम साफ आ रहा है। बोर्ड ब्लर है क्या? Yes. बोर्ड ब्लर कैसे हो सकता है? बोर्ड तो एकदम सही है। रुको रुको, बोर्ड ब्लर है। एक मिनट रुकना। ये तो नहीं कर रहा। अरे एक मिनट रुको यार, आज प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? बाकी दिन तो प्रॉब्लम नहीं होता था। एक मिनट रुको, रिकॉर्डिंग स्टॉप करना जरा। क्लियर है तो फिर अपन शुरू कर लेते हैं। तो अपन बात कर रहे थे स्टेबिलिटी की, जब रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो क्या होगा, कैसे अपन बता रहे थे कि इसमें रेजोनेंस स्टेबल है तो इसमें तो पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, इसमें पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में तब होगा जब दो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करता है उनसे वेरी फर्स्ट एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ही कॉन्जुगेशन होता है, और जहां कॉन्जुगेशन होगा वहां रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ेगी।
तो यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है और यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उससे। अब अपन ऐसे भी बता सकते हैं कि अगर अपने पास ऐसे गिवन है ना रेजोनेंस स्टेबिलिटी में, अपन कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड। अगर मान लो मैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, तो अपने पास एक कंपाउंड ऐसे गिवन है जिसमें अपन ने लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH और इसमें अपन O नेगेटिव लिख देते हैं, है ना, नेगेटिव चार्ज लिख लेते हैं। कार्बन से ही लिख लेते हैं पहले कि भाई इसमें जैसे पॉजिटिव चार्ज लिख रहे हैं अपन वैसे नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर अपने पास CH3 है, और दूसरा एक मॉलिक्यूल अपन ने लिया कि भाई इसमें CH2 है और डबल बॉन्ड CH और CH2 और CH2। अगेन द सेम थिंग भाई, ये रेजोनेंस में है, ये कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पर अपन कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्जुगेशन के लिए अगर यहाँ शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है। तो उस केस में अपन कहेंगे भाई ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है तो अपन कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ A विल बी ग्रेटर देन B। A विल बी ग्रेटर देन B, अपन स्टेबिलिटी ऐसे बता सकते हैं। दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है ना, तो अपन ऐसे स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अब मान लो अपने पास स्टेबिलिटी के लिए जैसे अपन कॉन्जुगेशन पढ़ रहे थे, अगर कॉन्जुगेशन में अपन इसमें ऐसे लिख लेते हैं, सपोज अब अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं, अपने पास स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऐसे गिवन है, जैसे मैं बना रहा था कि भाई अगर अपने पास एक मॉलिक्यूल ऐसे गिवन है और मुझे एक मॉलिक्यूल ऐसे गिवन है और अपन कहेंगे देखो भाई इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस फिनोमेना है, ये भी रेजोनेंस फिनोमेना शो करेगा और वो भी रेजोनेंस फिनोमेना शो करेगा। भाई ये भी रेजोनेंस फिनोमेना शो कर सकता है, नेगेटिव चार्ज है, अगर ये यहाँ शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज अपन यहाँ बना सकते हैं, तो अपन को पता है कि हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना लेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। इन दोनों में तो स्टेबिलिटी एक जैसा है, लेकिन इन दोनों में अगर अपन चेक करेंगे तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप स्टेबिलिटी की बात करोगे तो मुझे पता है आप इसमें फिर क्या करोगे, ये यहाँ शिफ्ट करके आप यहाँ शिफ्ट कर लोगे, तो मैं यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O लिख लूंगा और दो लोन पेयर ऐसे रहेंगे। अगर मैं इन दोनों में स्टेबिलिटी चेक करूंगा तो मैं कहूंगा दे आर इक्वली स्टेबल, इन दोनों में स्टेबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इन दोनों में स्टेबिलिटी में डिफरेंस है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज इसमें कार्बन, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो अपन चेक करेंगे कि भाई दोनों में से नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर अपन चेक करेंगे तो दोनों में से नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किस पे होगा, तो अपन कहेंगे ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो अगर ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ज्यादा स्टेबल, इसमें ये कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसको अगर मैं 1 ले लेता हूं, इसको 2 लेता हूं, इसको 3 ले लेते हैं अपन और इसको 4 ले लेते हैं अपन। तो अगर मैं लिखूंगा अमंग 1 एंड 2 तो अपन यहां पर लिख लेंगे 1 इज इक्वल टू 2, और अगर अपन यहां पर 3 और 4 में लिखेंगे तो अपन कहेंगे भाई 3 विल बी राइट ना मोर स्टेबल देन 4, बिकॉज 4 में तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर हम A और B में कंपेयर करेंगे तो कहेंगे भाई देखो दोनों में रेजोनेंस फिनोमेना है, अगर दोनों में रेजोनेंस फिनोमेना है और इसमें क्या है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो 1 और 3 में अगर कंपेयर करना है मुझे तो ऐसे कर सकता हूं। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो 1 विल बी मोर स्टेबल देन 3, वो अपन बता सकते हैं। तो देयरफॉर आई कैन राइट दैट B इज मोर स्टेबल देन A, वो अपन बता सकते हैं A और B में कंपैरिजन करके, ये कंपैरिजन अपन बता सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं अपन कि मेरे पास ऐसे गिवन है, भाई मेरे पास गिवन है B, एक कंपाउंड ऐसे ले लेते हैं अपन। मेरे पास आपने कहा कि एक बार बेंजीन है और इसमें कॉन्जुगेशन, इसमें CH2 है और यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और मेरे पास दूसरा स्ट्रक्चर है, दैट इज मतलब यहां पर A ले लेते हैं, ये फिर दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं अपन, और एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं जिसमें B ले लेते हैं अपन, और इसमें अब अपन ऐसे कर सकते हैं, इसमें भी बेंजीन है और इसमें O नेगेटिव चार्ज है। तो अपन कहेंगे देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों में, अगर मुझे चेक करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है तो अपन क्या करेंगे, ये वाला पार्ट तो सेम है सर, ये वाले पार्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं है,
यहां भी डिलोकलाइजेशन होगा और यहां भी डिलोकलाइजेशन होगा। ऑब्वियसली बात है, कल आप बता रहे थे मीसोमेरिक चल रहा है, इधर तो रेजोनेंस है क्योंकि उतना ही चार्जेस रहेंगे। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कार्बन के कंपैरिजन में। तो अपन कहेंगे बी इज मोर स्टेबल देन ए। ये बताना पड़ेगा फिर अपन को कि बी ज्यादा स्टेबल होता है ए से। तो ये कुछ मतलब ऐसे अपन बता सकते हैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड कि भाई कैसे अपन ज्यादा स्टेबल बताएंगे और किसको ज्यादा स्टेबल बताएंगे, वो अपन को चेक करना होता है। अब अगर अपने पास कोई मॉलिक्यूल ऐसे गिवन है, मान लेते हैं अपन कि मुझे एक ऐसे गिवन है मॉलिक्यूल, तो मैंने एक बार ऐसे दैट इज कॉल्ड आइसोसाइनेट, सपोज करते हैं अपन, एग्जांपल है मेरे पास, तो आइसोसाइनेट मॉलिक्यूल लेते हैं। आइसोसाइनेट मॉलिक्यूल, आइसोसाइनेट इज ओ नेगेटिव चार्ज होता है और CN ऐसे लिखना होता है, दैट इज कॉल्ड आइसोसाइनेट। मैं उसका स्ट्रक्चर बना लेता हूं, तो मेरे पास उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है और ये C से अटैच्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे रहेगा, दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनेट मॉलिक्यूल। इसमें कॉन्जुगेशन है क्योंकि दो एटम जो पाई बॉन्ड को होल्ड करते हैं उनसे जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है उस पे लोन पेयर है, मतलब वहां कॉन्जुगेशन है, वहां पर डिलोकलाइजेशन होगा। तो अपन कहेंगे अगर मैं इससे यहां बॉन्ड बनाऊंगा तो इसको यहां शिफ्ट करूंगा। अगर मैं दोनों को चेक करूंगा तो मुझे मिलेगा भाई यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, अब इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके आप इसको दे रहे हो और इसका एक इलेक्ट्रॉन आप इसको दे रहे हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये तो पहले से ही इसका था, ये वाला इलेक्ट्रॉन आप इसको दे रहे हो। तो यहां पर अपन कहेंगे एक बॉन्ड अपन ने ऐसे बना दिया तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, फिर कार्बन और डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर था, एक अपन ने जनरेट किया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल में, आइसोसाइनेट मॉलिक्यूल में देयर इज अ कॉन्जुगेशन। अब मुझे डिसाइड करना था कि अगर इन दोनों में से, ये दोनों आपस में ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन नेगेटिव चार्ज अलग अलग एटम पे है, जैसे अपन ने देखा एक ही मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज अलग अलग एटम पे है, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो मैं कहूंगा भाई दोनों में से ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा। फर्स्ट और सेकंड अगर अपन डिसाइड करेंगे तो इसमें अपन लिखेंगे भाई स्टेबिलिटी के लिए दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ, क्योंकि इसमें इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है जबकि इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो अपन कहेंगे इस केस में दैट विल बी, आई विल राइट दैट कि भाई फर्स्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा टू से, विल राइट लाइक दिस। अब जैसे अपन ने आइसोसाइनेट लिखा, वैसे ही एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं अपन, आइसोथायोसाइनेट। ये आइसोथायोसाइनेट का स्ट्रक्चर ऐसे आता है, इट विल बी लाइक दिस इज आइसोथायोसाइनेट। इसमें भी अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसमें भी क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में यही बता देता हूं, यहां पर आपके पास वन स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा अपन जैसे उसमें ऑक्सीजन के साथ डिलोकलाइज कर रहे थे वैसे अपन इसमें भी डिलोकलाइज कर सकते हैं। अपन इसको भी डिलोकलाइज करेंगे तो विल गेट दैट कि भाई में डिलोकलाइजेशन जो आएगा वो कैसे आएगा वो देखते हैं अपन। तो इसका डिलोकलाइजेशन में अगर बिल्कुल जैसे अपने ऑक्सीजन में बनाया डिलोकलाइजेशन, बिल्कुल वैसे ही डिलोकलाइजेशन इसमें भी बनेगा। इसका भी डिलोकलाइजेशन चेक कर लेते हैं और इसका डिलोकलाइजेशन चेक करेंगे तो अपन के पास आएगा सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो एक लोन पेयर पहले से था, एक और बन गया तो अपन नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। इसमें एक लोन पेयर से आपने बॉन्ड बनाया तो ऑब्वियसली बात है उसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब अपन को दोनों का स्टेबिलिटी चेक करना है, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल किसको होना चाहिए, दोनों में से ज्यादा स्टेबल किसको होना चाहिए, क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे नेगेटिव चार्ज। अगर अपन क्या चेक करेंगे, अपन कहेंगे ये बताओ कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किस पर होगा, नाइट्रोजन पे या फिर नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी सल्फर पे ज्यादा होगा। तो अपन कहेंगे नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी सल्फर पे ज्यादा होगा। अब नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी, लेकिन सल्फर तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, राइट ना भाई, सल्फर तो कम, आप तो बता रहे थे कि भाई जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है
नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उस पर ज्यादा है। अभी तो कहा आपने कि भाई नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उस पर ज्यादा होती है, बिल्कुल, लेकिन यहां इसके पास 3p ऑर्बिटल होगा और इसका 2p ऑर्बिटल होगा, तो इसका साइज बड़ा है। अगर साइज बड़ा होगा तो एक नेगेटिव चार्ज को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके सरफेस एरिया पे, तो बताओ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा या साइज छोटा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अगर बड़ा स्फीयर होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसकी डेंसिटी कम होगी। अगर छोटा होगा तो उस पर डेंसिटी ज्यादा होगी। जब सेम ऑर्बिटल के एटम होते हैं, मतलब ये भी 2p और दोनों का शेल नंबर सेम है, ये भी शेल नंबर 2 था, ये भी शेल नंबर 2 था, दोनों के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करेंगे। लेकिन अगर साइज में डिफरेंस है तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका नेगेटिव चार्ज उस पर ज्यादा स्टेबल होगा, या आप कहोगे उस पर नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ कम होगी। भाई आप क्या बोलते हो? आप कहोगे कि HF है, HCl है, HBr है और HI है, बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है इनमें से? इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है? अपन सबको पता है कि HI होता है। HI क्यों होता है? क्योंकि अपन कहेंगे नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं भाई, किस पे ज्यादा स्टेबल है नेगेटिव चार्ज। अपन कहते हैं I पे नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। क्यों? उसका साइज सबसे बड़ा है, तो चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस एरिया विल बी लीस्ट। इस पे चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस एरिया विल बी लीस्ट। अगर इस पे चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, इसकी टेंडेंसी। अगर I नेगेटिव की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है इस बॉन्ड की इस तरफ शिफ्ट होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ में तो मैं कहूंगा कि द स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन इज अ थंब रूल। आप किसी का भी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लो, जिसमें प्रोटॉन निकालने के बाद एनाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। दैट इज अ थंब रूल। केमिस्ट्री में ये हमेशा वैलिड होता है, चाहे कुछ भी हो। तो हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कब देखेंगे? दो एटम में, जब सेम टाइप ऑफ एटम हो, मतलब सेम पीरियड के एटम्स हो। अगर डिफरेंट पीरियड है तो नेगेटिव चार्ज हमेशा जो हायर पीरियड वाला एटम होगा उस पर ज्यादा स्टेबल होगा लोअर पीरियड वाले से। वो ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? तो अपन बता सकते हैं कि अगर अपन को पता है, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं। वैसे अपन लिख सकते हैं, मतलब चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हेन एनाइन फ्रॉम सेम पीरियड। तो चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हेन द एनाइन इज फ्रॉम सेम पीरियड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप तभी चेक करोगे नेगेटिव चार्ज के लिए जब एनाइन दोनों सेम पीरियड से हो, ठीक है ना? तो अपन एनाइन तभी चेक करेंगे वो अपन एनाइन तभी चेक करेंगे जब वो सेम पीरियड से होंगे। तो अपन कहेंगे भाई स्टेबिलिटी अगर हमें चेक करना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल अपन तभी बताएंगे जब वो दोनों एनाइन सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं। if the anion is from the different, right now, so you can write that if the anion is from different period, then negative charge is more stable on larger anion. Charge is more stable on larger anion. जो बड़ा एनाइन होगा उस पर ज्यादा स्टेबल होगा,
बिकॉज बड़े एनाइन पे डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, बड़े एनाइन पे डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। ठीक है, बड़े एनाइन पे डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो अपन बता सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अपन ने चेक कर लिया कि भाई हमें कब कैसे अपन को प्रेफरेंस देना है, वो आपको पता है। वीडियो लैग हो रहा है क्या? नो सर। वीडियो अगेन लैग हो रहा है क्या? नो सर। नहीं हो रहा, तो फिर जिसका लैग हो रहा होगा वो वापस ज्वाइन कर लेगा, राइट ना? वो वापस ज्वाइन कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन दूसरा चेक करते हैं। तो ये पार्ट को ध्यान रखना कि भाई किसमें अपन एनाइन की स्टेबिलिटी, मतलब अपन तभी चेक करेंगे, जैसे मान लेते हैं अपन है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आप मुझे स्टेबिलिटी बताने वाले हो। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन, तो मैं आपको अब एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपन को किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद। और जो HI वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था वो तो मैं कम से कम 3 बार आपको दे चुका हूँ कि स्टेबिलिटी कैसे बताते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बताते हैं। आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो चेक भी कर लिया। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल गिवन है, मैं कार्बोनेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ। अपन ऐसे लिखते हैं कार्बोनेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं यहां पर इसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है, इसको डिलोकलाइज करके मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इसको डिलोकलाइज करके मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और इसको डिलोकलाइज करके मैं थर्ड स्ट्रक्चर बनाऊंगा। मतलब ये ABC में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये सब आपस में। ठीक है ना, मैं 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रहा हूं आपको। आपको मुझे बताना है कि तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है आपको, इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको कि विच विल बी मोर स्टेबल, विच विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको बतानी है। ऑल आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर। आपने यहां से इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज किया तो यहां पर नेगेटिव चार्ज बना दिया मैंने, यहां नेगेटिव चार्ज बन गया। और जब आपने यहां से मतलब अपने यहां से एक जो लोन पेयर है उसको डीलोकलाइज किया तो मैंने इस पे नेगेटिव चार्ज बना लिया, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर तो इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है अपन को, कैसे बताओगे? ठीक है, मेरे पास आंसर भी आना शुरू हो गया। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है अपन को, आंसर तो आप बता ही रहोगे मैक्सिमम स्टेबल कौन सा होगा। मैंने ऑर्डर के लिए कहा था आपसे, बिल्कुल सारे आंसर मेरे ख्याल से बिल्कुल सही दे रहे हो आप, कोई भी आंसर अब तक गलत नहीं आया मेरे पास, आंसर सही, सारे ही सही है। तो अपन क्या करेंगे, अपन को पता है कि अगर एटम में से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे होगा? सल्फर पे, उसका सही सबसे बड़ा है। इसलिए ये तो पक्का हो गया कि ये दोनों ज्यादा स्टेबल हैं इससे, क्योंकि इसमें सल्फर पे नेगेटिव चार्ज नहीं लिखा। तो इन दोनों में कंपेयर कर लिया अपन ने कि भाई ये दोनों ज्यादा स्टेबल हैं इससे, ये लीस्ट स्टेबल है। अब अपन चेक करेंगे कि भाई इन दोनों में से मतलब यहाँ ऑक्सीजन पे है या नाइट्रोजन पे है। तो आपने कहा था कि भाई अगर सेम पीरियड के एलिमेंट है तो अपन को क्या करना चाहिए, सेम पीरियड के एलिमेंट में अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना होता है, तो सी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो अपन कहेंगे ज्यादा स्टेबिलिटी A B, अगर अपन चेक करेंगे A और B तो ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि नेगेटिव चार्जेस ऑन सल्फर दोनों में। अब नेगेटिव चार्ज सल्फर पे तो ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद अपन चेक करेंगे कि भाई जैसे नेगेटिव चार्ज सल्फर पे क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट तो यहां आएगा इन दोनों में, अगर नेगेटिव चार्ज यहां होगा तो ज्यादा स्टेबल, यहां पर है तो कम स्टेबल। तो अपन चेक करते हैं कि भाई सल्फर में इन दोनों पे है या ऑक्सीजन पे है या नाइट्रोजन पे है। तो ऑक्सीजन वाले पे ज्यादा स्टेबल है, यहां तो दोनों ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे है। सल्फर पे अगर होता तो ज्यादा स्टेबल होता, जबकि मुझे पता है वो कॉन्जुगेशन में है, वो डीलोकलाइज हो सकता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मैं सी की बताता, उसके बाद मैं ए की स्टेबिलिटी बताता, फिर मैं बी की स्टेबिलिटी बताता।
तो मेरा आंसर CAB हो जाता है। सो आंसर जो आएगा अपने पास वो CAB आएगा। दैट विल बी द आंसर। आप देख सकते हो कैसे अपन को आंसर बताया मैंने अपन को पता था कि भाई सल्फर पे ज्यादा स्टेबल होता है नाइट्रोजन से, सल्फर पे ज्यादा स्टेबल होगा ऑक्सीजन से, बिकॉज ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड में होता है जबकि सल्फर थर्ड पीरियड में होता है। तो अपन एटम में इस टाइप से स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो दैट इज हाउ वी आर एबल टू डिसाइड कि स्टेबिलिटी अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं। अगर डिफरेंट टाइप एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप के एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो अपन स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे वी नो दैट। ठीक है, अब अपन बात करेंगे मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स की। अगर अपने पास मेसोमेरिक है तो मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स इन बेंजीन, स्ट्रक्चर्स इन बेंजीन। हम थोड़ा सा बेंजीन वाले मॉलिक्यूल की बात करेंगे। इन बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। नो डाउट हम मेसोमेरिक कौन सा ग्रुप ज्यादा मेसोमेरिक शो करता है, कौन सा ग्रुप ज्यादा कम मेसोमेरिक शो करता है, वो अपन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें अपन को कोई डाउट नहीं आएगा। लेकिन पहले अपन को ये पता रहे कि कौन सा ग्रुप प्लस एम शो करता है, कौन सा ग्रुप माइनस एम शो करता है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट दो टाइप से होता है, एक तो प्लस एम होता है, एक माइनस एम होता है। प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट वो ग्रुप शो करेंगे, राइट ना। सो प्लस एम इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन देंगे, और रिलीजिंग ग्रुप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन देंगे, वो होते हैं प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब जो माइनस मतलब होता है विड्रॉ कर देना, मेरे से कुछ चला जाना, ऐसे माइनस, तो अपन उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है ना, उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो नो डाउट हम ये लिख सकते हैं कि किस ग्रुप का प्लस एम ज्यादा होता है, किस ग्रुप का माइनस एम ज्यादा होता है। उससे ज्यादा अपन को ये जरूरी होता है कि भाई पहले आप ये बताओ कि कौन सा ग्रुप प्लस एम शो करेगा और कौन सा ग्रुप माइनस एम शो करेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर बेंजीन रिंग से या ऑर्गेनिक कंपाउंड से, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है, अगर जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है ना, वेरी फर्स्ट एटम वो कुछ भी हो सकता है, द वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है ना जो इससे, अगर इसके पास एक भी लोन पेयर है तो ये हमेशा प्लस एम शो करेगा। सो वेरी फर्स्ट एटम हैज लोन पेयर, मैंने इसको एटम ही लिख लिया ऐसे, तो वो हमेशा इसको वेरी फर्स्ट एटम एज अ लोन पेयर, वो इसको इलेक्ट्रॉन हमेशा देगा, वो हमेशा प्लस एम शो करेगा। आप लोन पेयर भी बोल सकते हो, नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हो, मतलब वहां पर इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विद इट्स ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब ये एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो वो प्लस एम शो करेगा। तो अपन एग्जांपल लिख लेंगे बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लिखना है मुझे तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ग्रुप आपने अटैच कर रखा है। अगर आपने कोई भी ऐसा एटम यहाँ पर अटैच किया हुआ है जिसके पास लोन पेयर है, तो मुझे इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या ग्रुप है, मुझे ये पता है कि वो प्लस एम शो करेगा, वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसे जैसे कल अपन ने मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स लिखे थे, तो ये भी प्लस एम शो करेगा, ये भी प्लस एम शो करेगा। इट डजंट मैटर फॉर मी कि भाई क्या ग्रुप है या क्या अटैच्ड है, मुझे ये पता है कि ये प्लस एम शो करेगा। ठीक है ना, ये सारे के सारे प्लस एम शो करेंगे क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना बड़ा ग्रुप है, क्या प्रेजेंट है, क्या उसके पास ग्रुप्स अटैच्ड हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे ये फर्क पड़ता है कि अगर इसके पास एक भी लोन पेयर है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो प्लस एम शो करेगा।
दैट इज। और लोन पेयर मतलब लोन पेयर मतलब अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे पास अगर ऐसे गिवन है तब भी मैं उसका प्लस एम बताऊंगा कि इसका प्लस एम इफेक्ट होगा, क्योंकि आपने कहा कि भाई अगर एक भी लोन पेयर है तो मैं उसका प्लस एम इफेक्ट शो करके बताऊंगा कि वो प्लस एम शो करेगा। लास्ट में एक्सेट्रा लिखा हुआ है। अब अगर जैसे प्लस एम है वैसे माइनस एम भी होगा। अगर माइनस एम है तो मुझे ये चेक करना होता है, देखो पहले तो अपन को ये पता चले ना कि कौन सा, मतलब मुझे क्या देखना है प्लस एम के लिए। भाई ग्रुप तो हम बाद में देखेंगे। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में मुझे ये देखना है कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना जिससे अटैच्ड है, तो कार्बन क्या करेगा, ये वो कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन से विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में। अगर जो कार्बन अटैच्ड है उससे, तो इसको ग्रुप मानेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप है तो अपन उसको माइनस आई इफेक्ट। अगर वही कोवेलेंट बॉन्ड से कार्बन कोई इलेक्ट्रोमेट मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से अटैच्ड है तो अपन कहेंगे ठीक है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उस मेटल से या एटम से। तो अपन कहेंगे ठीक है, जैसे इसमें डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव लिखोगे ऐसे इसमें भी डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव लिखोगे। बाकी इंडक्टिव इफेक्ट अपन को पता है कि सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट करता है, ये शेयर करेगा ये शेयर करेगा, उस टाइप से अपन को पता है। तो एटलीस्ट हमें बेसिक प्रिंसिपल अगर पता होगा तो हम आगे बहुत सारी चीजें सोच पाएंगे। अब अपन कहेंगे भाई हमारे पास गिवन है, जैसे एग्जांपल लिख लेता हूं मैं इसमें कि अगर मान लो जो बेंजीन से वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है, तो यहां भी मैं यही लिख देता हूं कि भाई वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, वेरी फर्स्ट एटम जो अटैच्ड है बेंजीन रिंग से हैज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अगर बेंजीन रिंग से जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है अगर उसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमेशा माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, वो हमेशा माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। भाई अपन को एक बात पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को, तो इस केस में अगर प्लस एम है तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा। अगर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का मतलब है कि बेंजीन विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हियर बेंजीन बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच, becomes electron rich, and here the benzene will become electron deficient. Benzene becomes electron deficient. यहां पर बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और वहां पर बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इसके लिए अपन कहेंगे भाई ठीक है, विल राइट दैट कि भाई अपने पास ऐसे गिवन है, तो अपन कहेंगे ऐसे जो अपने पास ऐसे गिवन होते हैं, तो अगर मेरे पास कोई ग्रुप अपन को गिवन है तो मैं कहूंगा मेरे पास ऐसे गिवन है ग्रुप साइनाइड ग्रुप। अपन को पता है सीएन में अगर आप पोलैरिटी लिखोगे तो किस पे डेल्टा पॉजिटिव और किस पे डेल्टा नेगेटिव लिखना है। अगर सीएन लिखेंगे अपन तो इस पे डेल्टा नेगेटिव लिखेंगे, इस पे डेल्टा पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो अपन कहेंगे उसका विड्रॉइंग इफेक्ट होगा क्योंकि इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया। तो जैसे अपन बताएंगे, मैं बताऊंगा अभी उसमें कि भाई कैसे अपन को बताना है, वो मैं चेक कर लूंगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। अगर बेंजीन से कोई ग्रुप अटैच्ड है, जैसे उसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, तो ऐसा कोई भी ग्रुप जिसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो अपन कहेंगे वो सबके सब विड्रॉइंग ग्रुप होंगे और वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे होंगे। तो ये डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, तो ये सभी ग्रुप्स बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इस पे डेल्टा नेगेटिव है। तो अगर मेरे पास कोई ग्रुप अटैच्ड है जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है डायरेक्टली, और उसके पास अगर मेरे पास डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव अटैच्ड है, तो मैं कहूंगा वो विड्रॉइंग ग्रुप है और वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा।
वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, ये अपन को पता है। सो बेंजीन को अगर अपन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अब अपन ये चेक करेंगे कि भाई ठीक है, वी हैव रिटन दैट, अपन को पता है कि भाई मेसोमेरिक क्या होता है और रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। तो वी आर एबल टू राइट दैट कि भाई अब अपन कि भाई किस ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट होता है और किस ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट होता है, वो अपन लिख सकते हैं कि भाई ग्रुप्स व्हिच आर शोइंग द प्लस एम इफेक्ट एंड द माइनस एम इफेक्ट, वो अपन लिख सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप जो प्लस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं वो तो अपन को बाद में जानना है, लेकिन मुझे पहले ये जानना था कि भाई कौन से ग्रुप हैं जो प्लस एम शो करेंगे और कौन से ग्रुप हैं जो माइनस एम। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अच्छा इसमें एक और बात था, जैसे मैं इसको वापस लिख रहा हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके। अपन सबको पता है कि अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो अपन कभी भी इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल, वरना नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा, और हम ऐसा कोई फिनोमेना नहीं कर सकते जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाए। इसलिए कभी भी अगर कोई ऐसा एटम अटैच्ड है जिसके पास लोन पेयर है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो लुईस बेस होगा और वो इलेक्ट्रॉन देना जानता है। यहां पर अपन ऐसे डिलोकलाइजेशन शो कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ बेंजीन को दे सकता है, इसलिए अपन ने कहा ये सारे के सारे ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो बेंजीन बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच। तो लेट अस राइट दैट कि कौन से ग्रुप हैं जो प्लस एम शो करेंगे और कौन से ग्रुप हैं जो माइनस एम शो करेंगे। सो प्लस एम इफेक्ट अगर अपन चेक करेंगे द ग्रुप व्हिच शोस द प्लस एम इफेक्ट, तो अपन को वैसे तो पता चल गया कि भाई लोन पेयर होना चाहिए, तो अपन प्लस एम इफेक्ट बता देंगे। बट अगर हमें बताना है तो वी आर एबल टू राइट दैट इसमें प्लस एम माइनस ओ का सबसे ज्यादा होता है। फिर अपन NH R भी लिख लेते हैं, R वाला भी लिख लेते हैं, NH2, फिर NHR, फिर नाइट्रोजन पे 2 सब्स्टिट्यूशन R ग्रुप का, फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ऐसे ना इन सब में अगर आप चेक करोगे ना तो सभी के पास एक लोन पेयर है, किसी के पास 2 भी हो सकते हैं, लेकिन किसी हर एक के पास एक लोन पेयर तो कंपलसरी होगा जो अपन लिखेंगे। So NH double bond O R, then we can write that OC double bond O R. Like that we can write so many compounds. अपन उसमें प्लस एंड इफेक्ट वाले बहुत सारे कंपाउंड अपन लिख सकते हैं। तो अब बहुत सारा अपन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। FCl Br I, मतलब वो होना चाहिए, लोन पेयर होगा तो विल राइट दैट, तो एक्सेट्रा ऐसे थोड़े बहुत लिख सकते हैं अपन। कभी कभी मतलब अभी इनिशियली हो सकता है शीट में अपन को क्वेश्चन पूछ ले, बताओ किसका प्लस एम ज्यादा होगा, लाइक दैट वो अपन से पूछ सकते हैं। बाकी अपन को पता है सभी के पास एक एक लोन पेयर तो दिख ही रहा है, सबके पास होता है, पीएच भी होता है, यहाँ भी लोन पेयर 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 है, लाइक दैट वी कैन राइट। तो माइनस एम इफेक्ट अपन को पता है, माइनस एम इफेक्ट के लिए आप क्या करोगे, हमें डेल्टा पॉजिटिव, इनमें से जितने भी ग्रुप आपने लिखे हुए पीएच को छोड़ के, क्योंकि पीएच में डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा, 2 पीएच रिंग होंगे, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई देखते हैं अपन माइनस एम का ऑर्डर क्या लिखेंगे। तो अपन ऐसे बता सकते हैं भाई NO2 के लिए सबसे ज्यादा होता है, फिर Cn के लिए होता है, उसके बाद CHO के लिए होता है, उसके बाद बाकी C डबल बॉन्ड O R होगा, फिर एनाइट्राइड होगा, फिर एस्टर होगा, लाइक दैट वी कैन राइट सो मेनी ग्रुप्स। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जरूर रहेगा, है ना, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जरूर रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जरूर रहेगा, लाइक दैट वी कैन राइट। सो सभी में अगर आप चेक करोगे तो नाइट्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, ये तो आपने यहाँ लिख के ही बता दिया था, NO2 पे ये, Cn पे भी बताया आपने, CHO पे भी बताया आपने, ये CHO बताया आपने, इधर भी डेल्टा पॉजिटिव, इधर भी डेल्टा पॉजिटिव, इधर भी डेल्टा पॉजिटिव, इधर भी डेल्टा पॉजिटिव। सो लाइक दैट वी कैन राइट कि अगर डेल्टा पॉजिटिव होगा तो अपन कैसे बताएंगे।
लाइक दैट वी कैन राइट। और भी हो सकते हैं, उधर भी और भी हो सकते हैं, क्योंकि लोन पेयर वाला कोई भी ऐसा आइटम जिसके पास लोन पेयर होगा अपन उसको प्लस एम बताएंगे, और कोई भी आइटम ऐसे अगर होगा तो अपन माइनस एम बताएंगे। अब मैं एक छोटा सा पार्ट, मतलब अपन आपको कंपेयर करने के लिए कि सर ये जो कंपैरिजन है, थोड़ा बहुत अगर आप आइडिया दो तो मतलब ठीक रहेगा हमारे लिए, अगर आइडिया देंगे आप तो, क्योंकि उसमें उनको कंपैरिजन करेंगे तो ठीक रहेगा कि भाई अगर आप किस बेसिस पे और कैसे बता रहे हो ये सब, मतलब ये लिखा कैसे ये बताओ। क्योंकि वैसे मुझे अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कहीं कहीं तो अपन को क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसका बाद में बहुत जरूरत पड़ता है और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, तब तक अपना बहुत सारा केमिस्ट्री हो भी चुका होता है। अच्छा देख, अगर अपन मान ले अपन को कंपेयर करना है ऐसे, मेरे पास ऐसे टेबल है, अब मेरे पास दो एटम आ गए कि इस पे भी लोन पेयर है और इस पे भी लोन पेयर है, ठीक है ना। एक डिस्कशन छोटा सा अगर अपन करें तो अपन ऐसे बता सकते हैं। मैं इसको इधर लिख लेता हूँ ताकि मैं उसके स्ट्रक्चर्स भी लिख सकूं जो स्ट्रक्चर मुझे बताने हैं। ये लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है। अब देख, दोनों में अगर अपन चेक करेंगे ना, इसमें दोनों पे अगर अपन चेक करेंगे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन दे दे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन दे दे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो अपन क्या करेंगे, इनके नेगेटिव चार्ज बना के ही देख लेते हैं। देख भाई, कोई डाउट है भाई? अगर डाउट नहीं है तो सब लोग अपने आप को म्यूट रखना, क्योंकि मैं स्लो। हाँ जी, अब कौन है? यशदीप। यशदीप अपनी क्लास में है क्या? हाँ है, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। इसका मतलब पहले भी नहीं सुन रहा होगा अपन को, है ना? खाना वाना खा रहा होगा, ठीक है। अगर अपन डिलोकलाइज करेंगे तो अपने पास ये NH2 ऐसे आएगा, और इसका ये इलेक्ट्रॉन ना, एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दिया और इसके इलेक्ट्रॉन लेके अपन ने इसको दिया, तो फिर ऐसे दिखा सकते हैं बस कि ये इलेक्ट्रॉन ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो ऑब्वियसली बात है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसमें अगर अपन चेक करेंगे और इसमें अपन ऐसे लिखेंगे कि भाई ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज, और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देख, सारा पार्ट तो सेम है, ये वाला पार्ट जितना जैसे इसमें है वैसे इसमें भी है, सारा पार्ट सेम। तो फिर दोनों में से जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऐसे बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऐसे बन रहा है। इन दोनों में से स्टेबिलिटी बता सकते हो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, 1 की या 2 की? अपन कहेंगे इन दोनों में ज्यादा स्टेबल 1 होगा। रीजन, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों एक ही पीरियड से हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज मत लिखो, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज लिखो, या ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे आप पॉजिटिव चार्ज लिखो। इसमें ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसके कंपैरिजन में, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन। बस अब हमने उसी के बेसिस पे डिसाइड किया कि इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो अपन ने डिसाइड किया कि भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, राइट। तो उस टाइप से अपन से क्वेश्चन पूछेंगे और उसी टाइप से हमें क्वेश्चन को बताना होगा, जिसमें अपन को थोड़ा सा ये चेक करना होता है कि भाई कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, कौन इलेक्ट्रॉन कम देगा। तो इसका मतलब है दिस बेंजीन रिंग इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे सकता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर के लिए होल्ड कर सकता है, मतलब दिस बेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन दिस बेंजीन, सो दिस इज मोर स्टेबल positive charge than on oxygen atom. So aniline is more electron rich than phenol. Aniline is
more electron rich than phenol. We know that this is a phenol structure. ये आपका एनिलीन था और ये आपका फिनॉल था। तो एक तो अपन से ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन रिंग इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। तो एक अपन लिख सकते हैं ऐसे भाई, हमारे पास ऐसे गिवन है, एक में फ्लोरीन है, एक में अपने पास OH है, एक में अपने पास C डबल बॉन्ड R है, OCH3 है, और D में अपने पास गिवन है दैट इज C डबल बॉन्ड CH3। तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग वो बताना है अपन को। कैसे बताएंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। पहले वाले का आंसर क्या दिया आपने? आंसर तो आया आपका बहुत सारा, तो मैं आंसर देख लेता हूँ। पहले वाले का आंसर आपने बताया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच उसमें होगा ये वाला भी लोन पेयर है, ये वाला भी लोन पेयर है, ये वाला भी लोन पेयर है, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। ये तो लीस्ट हो गया क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है।
इन दोनों में अगर चेक करूंगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इधर भी कॉन्जुगेशन है ना, डबल बॉन्ड, लोन पेयर और डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, तो इसको थोड़ा कम देगा क्योंकि यहाँ भी कॉन्जुगेशन है। ठीक है, लेकिन ये तो वहां से देख के ही पता चल रहा है कि ये सबसे ज्यादा है, फिर ये है, फिर ये है। सो बी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए हो जाएगा, देन ग्रेटर देन सी, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, बी डी ए सी सब लोग बना सकते हैं वो, बी डी ए सी, राइट। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा बेंजीन रिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। कौन सा बेंजीन रिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। कौन सा बेंजीन रिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। इसमें आंसर अपन को एक ही देना है, कौन सा बेंजीन रिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। काफी सारे आंसर आ भी रहे हैं, और वो अब तक सारे आंसर जो भी आए हैं वो सही आए हैं। कोई एक गलत आएगा तो फिर मैं, पता सभी ने आंसर जो बताए हैं वो मुझे डी बताया, तो कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने आंसर डी नहीं बताया। चलो मैं एक बार देख लेता हूं कि कैसे बताया होगा। इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये CH2 है, इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन ये माइनस इफेक्ट भी शो करेगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे थोड़ा सा उधर की तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये हमको पता है। ये I से दे रहा है और ये प्लस M से दे रहा है, M इफेक्ट ना, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस M से, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, इसलिए उससे तो यही अच्छा है बी वाले से, क्योंकि इसमें कम से कम दोनों इलेक्ट्रॉन दे तो रहे हैं, वो तो ले भी जा रहा है, ये माइनस M से। M इफेक्ट काफी स्ट्रांग होता है I इफेक्ट से। इसमें ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है M से, और ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है M से, मतलब अभी तक मुझे कोई ऐसा तीनों में कंपाउंड नहीं मिला जिसमें दोनों प्लस M से दे रहा हो। ये तीनों में ये वही है, तो इसका मतलब अभी तो इन तीनों में ये सबसे ज्यादा है, उसको चेक करते हैं एक बार। इसमें भी ये प्लस M है, इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें भी ये प्लस M है, इलेक्ट्रॉन देगा, और इसमें ये प्लस I है, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो इन दोनों में कंपेयर कैसे करूं? तो मैं कहूंगा देख भाई, ये वाला पार्ट जो है वो तो इधर भी है, इधर वाला NH2 आपने इस NH2 को इधर लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर NH2 का जो माइनस इफेक्ट ये ले जा रहा था, NH2 जो कि प्लस M से इलेक्ट्रॉन देता है, उससे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था। भाई अगर नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ये, तो इसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी इफेक्ट होगा ना, इसको देने का टेंडेंसी। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इस तरफ को, माइनस इफेक्ट से ये लेके जाएगा,
तो obvious सी बात है, इसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अफेक्ट करेगा। यहाँ ये फ्री है, ये पूरा कंप्लीट 100% उसको ही इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको देगा जैसे इसमें दे रहा था। और इसमें प्लस इफेक्ट है, जबकि यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, ये वाला CH2 जो था इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा था, जबकि ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में है, तो C उधर इलेक्ट्रॉन ले जाने की कोशिश करेगा। इसमें प्लस आई है, इसमें माइनस आई है, इसलिए अपन कहेंगे इधर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रैंक होगा इसके कंपैरिजन। बाकी तो अपन को पता है, अगर अपन को ऑर्डर लिखना है तो D सबसे ज्यादा होगा, फिर C अपन को दिख रहा है, उसी में तो कंपेयर करना पड़ा। B तो सबसे कम होना चाहिए, द रीजन इज बिकॉज B वाले में तो -m है, इधर कम से कम -m तो नहीं था। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर रिंग का, और ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। आपने A और D में कैसे कंपेयर किया, A और D में लिखा था ना इधर, ये तो था। फ्लोरीन पे बताओ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कि फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो किस पे पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा फ्लोरीन के कंपैरिजन में, वैसे कंपेयर किया। तो ये अपना M इफेक्ट के थोड़े मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह से चेक करने वाले थोड़े से एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन बहुत सारे हैं जो अपन को कंसेप्ट बनाना है, लेकिन हर बार मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से काफी सारा पार्ट बोलने के लिए रुक जाना पड़ता है कि उसको मत बोलो। तो पहले अपन नेक्स्ट क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपन फ्री होंगे, क्योंकि इंडक्ट इफेक्ट, मेसोमेरिक रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके ही बेसिस पे अपन को सारा कुछ बताना होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अपन ने स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन क्यों नहीं चेक किया? उधर चेक नहीं करना था ना, इसलिए अपन में जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो वही बताऊंगा ना आपको बेस्ट, जिससे कि तुम गलती ना करो। मैं तो बेस्ट पार्ट बताऊंगा कि किस जगह तुम कैसे गलती नहीं करोगे, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ में तो भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो जहां तुम जैसे बता सकता हूं जिससे कि तुम गलती नहीं करोगे, मैं बस वही करूंगा। राइट यार, सुबह से मेरी क्लास, अब सुबह से मेरी क्लास काफी हो गई। मैं देखता हूँ, मैं अगर आपको लिंक भेजूंगा तो 2 बजे अपन क्लास करेंगे, नहीं तो अपन रुकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप आईयूपेट लेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर मतलब क्लास में भेजता हूँ, खाना खा लूँ पहले, फिर देखता हूँ, क्योंकि मेरी फिर क्लास है, तो फिर अपन चेक करते हैं। तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। सो थैंक यू। अगर मैं लिंक भेजता हूँ, वरना आई विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, ओके, ठीक है।